नमस्कार, मैं वकील अहमद। आप देख रहे हैं नेशन वन के ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में आज आपका स्वागत है। ख़ास मुलाकात में आज मेरे ख़ास ही मेहमान हैं चौधरी लतीफ़ साहब। लतीफ़ साहब, आपका स्वागत है। लतीफ़ साहब, सबसे पहले जो है ना, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कुछ सवालात जो है ना जनता के भी हैं कि जिस तरीके से केंद्र और राज्य के अंदर भाजपा शासित सरकारें हैं, यहाँ से लेकर दिल्ली तक एक ही रंग है। जो यहाँ की सरकारों ने, वो चाहे केंद्र की सरकार रही हो या फिर राज्य की सरकार रही हो, हर सरकार अपना एक घोषणा पत्र जारी करती है। क्या आप इस बात को लेकर मुतमईन हैं कि जो घोषणाएं की गई थी वो दरअसल पर उतरी? मैं वकील भाई आपको बड़ा क्लियर कहूँगा इसके ऊपर कि मुझे लगता है कि वो घोषणा पत्र महज एक घोषणा पत्र ही बन के रह जाता है। मैं सिर्फ एक दो चीज़ों को भी हाईलाइट करना चाहूँगा कि मैं बीजेपी सरकार का ही ले लेता हूँ। लोकायुक्त लाएंगे 100 दिन के अंदर, ठीक, तो मुझे नहीं लगता 100 दिन कब होंगे। ठीक, सेंटर की बहुत सी घोषणाएं हुई थी जो भी कहीं धरातल पे दिख नहीं रही हैं। और हमारे उत्तराखंड में तो इस टाइम ये हालत है कि हम लोग कहीं के भी नहीं रहे हैं। ये जो सरकार आई है, किसी भी प्रकार से कोई भी काम इसका सामने नहीं आ पा रहा है। और घोषणा पत्र जो इन्हें जितने भी करे थे, वो विजन नाम से डॉक्यूमेंट आया था इनका, वो विजन कहाँ है, गायब हो गया, वो अभी तक पता नहीं चल रहा। चलिए, घोषणाएं हुई, लेकिन लगातार संपर्क भी जनता के साथ भाजपा का बना हुआ अभी भी है, लेकिन तारीख नहीं दी गई कि कौन सी तारीख को कब क्या होगा। इसको किस तरीके से कांग्रेस देख रही है? देखिए, कांग्रेस का अपना एक काम करने का पैटर्न है, तरीका है। हम लोग ने जितने भी अभी तक हमारी सरकार रही, हमने एक प्लान वे में काम करे सारे, बिल्कुल, और वो धरातल पे उतरे भी हैं। आप देख सकते हैं, चाहे वो उस वक्त बहुगुणा जी थे, पिछली सरकार की अगर बात करें तो माननीय हरीश रावत जी थे, तो उन्होंने जो घोषणाएं करी थी उन सबको हम कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं। सबसे बड़ी ट्रेजेडी उस वक्त हमारे साथ हुई जो अपनी केदारनाथ जी की, तो उस वक्त भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा काम करा, उसको सामने लेके आए। और भी उसके अलावा जितनी हमने घोषणाएं करी थी, अगर हम देखिए कि पेंशन की घोषणा थी, उसके बाद युवाओं के लिए रोजगार की घोषणा थी, उसके बाद हमने जो 3 फ्लाईओवर बनने थे उनकी घोषणा थी, वो फ्लाईओवर बना के दिखाए अपने ही कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में। उसके बाद अभी आप देखिए कि ऑलमोस्ट जो है 1.5 साल हो चुका है सरकार को बने हुए, और 1.5 साल के अंदर मेरे हिसाब से 1.5 भी काम कोई पूरा नहीं हुआ अभी। अच्छा, लगातार ये सरकार इस बात का दावा करती है कि ज़ीरो टॉलरेंस हम लोगों ने कर दिया है, ज़ीरो टॉलरेंस की सरकार हमारी है, इस पर हम लग के काम कर रहे हैं। तो विपक्ष में बैठी कांग्रेस क्या इन सब चीज़ों से मुतमईन है? अगर नहीं है तो क्या कर रही है? नहीं, देखिए, ज़ीरो टॉलरेंस शब्द बड़ा अच्छा है और सुनने में भी अच्छा लगता है, कर्णप्रिय है, और माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं तो और भी अच्छा लगता है कि मेरी सरकार जीरो टॉलरेंस में काम कर रही है। वो जीरो टॉलरेंस में काम कर रही है, लेकिन काम भी जीरो ही हो रहा है। वो जीरो से ऊपर कहीं बढ़े ही नहीं है, ना प्लस में ना माइनस में। और जब तक वो जीरो को भाषा नहीं छोड़ेंगे तो जीरो के आगे कुछ तो लगाइए ना, 1 लगाइए, 2 लगाइए, 3 लगाइए, उसको 10 बनाइए, 20 बनाइए, 30 बनाइए, कुछ भी बना ही नहीं पा रहे वो जब वो कुछ उसे बना ही नहीं पा रहे तो जीरो टॉलरेंस को करना क्या है? अगर आज एक आदमी जो है, आम आदमी जो है, जो उसकी मूलभूत सुविधाएं हैं, उसे मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो क्या करेगा वो? उस जीरो टॉलरेंस सरकार को क्या करना है? अच्छा, अगर हम बात इंडस्ट्री की करें, आप जो है ना आई के जो है ना वाइस चेयरमैन भी हैं जी, और पूरी तरीके से देख भी रहे हैं कि पीछे की जो सरकारें थी उन्होंने किस तरीके से जो है ना इंडस्ट्री को बढ़ाने का काम किया है, और मौजूदा सरकारें हैं तो वो क्या इसके अंदर कुछ इजाफा कर रही हैं जिससे जो बेरोज़गार यहाँ के युवा हैं उनको रोज़गार मिल सके? ऐसा कुछ है कि कोई नीति जो है ना आपको दिखती है इस सरकार के पास है? बिल्कुल नहीं जी, मैं बिल्कुल आपको साफ कहूँगा कि इस सरकार की कोई भी नीति नहीं है, ना इंडस्ट्री को लेके अभी तक कोई काम हुआ है। अगर आज आप देखते हैं तो सैलाकू इंडस्ट्रियल स्टेट है हमारे पास, यहाँ पे मैं देहरादून जिले की अगर बात करता हूँ, पटेल नगर है, मोबे वाला है, कुआं वाला है, लाल तप्पड़ है, देन उसके बाद कुछ इंडस्ट्री जो है विकास नगर में है, 2 या 3 इंडस्ट्री। उसके अलावा जो है कुछ भी नहीं है। मैं आपको सैलाकुई में, क्योंकि मेरी खुद फैक्ट्री सैलाकुई में है तो वहाँ बैठता हूँ मैं, वहाँ पे आज से पहले 493 फैक्ट्री थी जो कम होके अभी जो है 200 के आसपास रह गई हैं। छोटी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट जा चुकी है यहाँ से, और जीएसटी आने के बाद तो लोगों को कोई बेनिफिट ही नहीं रहा है यहाँ पे। वो यहाँ काम करें या अपने जहाँ से इंडस्ट्री माइग्रेट होके आई वहाँ काम करें। आज में अगर आप देखें कि इस साल जो इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है जो होनी चाहिए थी, तो पूरा एसी इंडस्ट्री की, अगर मैं एयर कंडीशनर इंडस्ट्री की बात करता हूँ, तो उसमें लगभग 22% के आसपास जो है डी ग्रोथ हुई है। अच्छा, तो मैं आपको बीच में रोकना चाह रहा जो है ना, एक सवाल अचानक मेरे भी मन में आया कि ये जो स्तर घटा है
पहले इंडस्ट्री ज़्यादा थी फिर कम हो गई हैं, तो इसकी वजह, क्योंकि आप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, खुद आप एक उद्योगपति के हैं, तो क्या वजह मानते हैं आप इसकी कि सरकार की कोई नीति स्पष्ट नहीं है या फिर कोई और मामला है? क्योंकि ज़्यादातर जहाँ तक हम भी समझते हैं कि यहाँ कच्चा माल आने में भी काफ़ी कुछ दिक्कतें भी होती हैं, या उस पर कुछ कोई समस्या अहम है क्या? देखिए, इंडस्ट्री का जब आपने ये सब्जेक्ट छेड़ ही लिया है तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं 2003 में यहाँ से आया था। ठीक। 2003 से लगातार हम लोग जो है सिंगल विंडो की बात करते रहे। सिंगल विंडो कहते रहे कि पेपरों में बनती रही सिंगल विंडो बनेगी। सिंगल विंडो का मतलब इंडस्ट्री में है कि आपको कोई भी लाइसेंस लेना है, कोई भी आपको काम करना है, वो आपको एक जगह से मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कहीं हो नहीं पा रहा। आज भी सिंगल विंडो नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ कागजों में है कि सिंगल विंडो बन गई है, और सिंगल विंडो वो सिंगल ही रह के रहेगी, उसके अंदर कोई भी काम नहीं हुआ। दूसरा, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो बेसिक नीड है इंडस्ट्री की, वो होता है अप्रोचिंग रोड। आप ये देखिए, चाहे आप कुल्हाल की तरफ से आ जाइए यहाँ पे, चाहे आप मोहन की तरफ से आ जाइए, चाहे आप हरिद्वार की तरफ से आ जाइए, अगर आपको यहाँ से एंटर होना है तो आपको एंटर होने का पहले सोचना पड़ता है कि यार मुझे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जाम में रहना पड़ेगा। और मैं कल शाम खुद, मैं आज आपके पास आया हूँ, कल शाम खुद 4 घंटे जाम में रह के आया हूँ मोहन में। तो वो एक अप्रोच रोड नहीं है। फिर उसके बाद इंडस्ट्री के लिए जो एक ग्रोथ के लिए जो एक एनवायरनमेंट चाहिए, वो एनवायरनमेंट नहीं दे पा रही सरकार। इंडस्ट्री के लिए जो सबसे बड़ी बात है कि जो स्किल्ड मैन पावर चाहिए, वो स्किल्ड मैन पावर नहीं दे पा रही सरकार। तो कहीं ना कहीं सरकार से भी जो चीज़ें अपने को मिलनी चाहिए थी इंडस्ट्री के लिए, वो नहीं मिल पा रही है। अच्छा, आमतौर से देखा गया है कहीं भी कोई भी इंडस्ट्री लगती है तो ये उम्मीद की जाती है वहाँ के आसपास के रहने वालों के लिए भी या उसी स्टेट के लिए भी कि जो बेरोज़गारी युवाओं के अंदर है, युवाओं के अंदर बेरोज़गारी ख़त्म होगी, उन लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो अब तो क्या क्या मुख्य वजह ऐसी आप मानते हैं और ज़रूरतें एक उद्योगपति की क्या क्या हैं जो सरकार से वो उम्मीद करता है और आज उसको नहीं मिल पा रही हैं? देखिए, जब ये स्पेशल पॉलिसी जब डिक्लेयर हुई 2003 में, तो इसमें ये डिसाइड हुआ कि हमें 70% जो है लोकल लोगों को रोजगार देना है, जो हमारे उत्तराखंड के होंगे, हिमाचल में हिमाचल के होंगे। तो ये किसका पार्ट था, और मेरे हिसाब से सभी इंडस्ट्री इसको जो है मेंटेन भी कर रही हैं। समवेयर कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम ये आ जाती है कि कुछ ऐसी टेक्निकल मैन पावर है जो यहाँ पे नहीं मिल पा रही है, तो इंडस्ट्री जो है बाहर से हायर करती है। फिर भी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है सभी इंडस्ट्रियलिस्ट की यही रहती है कि हम लोकल जितनी भी मैन पावर है उसको हम रोजगार दें। और मुझे नहीं लगता कि कहीं ऐसा नहीं है कि अगर हम हरिद्वार की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 70% मैन पावर वहाँ पे है। हमारे सैलाकुई में 80% तक भी लोग 80-90% तक भी मैन पावर हमारे पास लोकल यहाँ पे है। तो इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है कुछ स्किल सेंटर, जैसे पीएम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना थी, वो उसको प्रॉपरली अगर लेके आते, उसको प्रॉपरली लाते, तो वो नहीं हो पा रहा कहीं ना कहीं, वो इंडस्ट्री को माइनस पॉइंट हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, वजह क्या है जो है ना, आपने ये बड़ी अहम बात कही है कि जो है ना प्रधानमंत्री कौशल योजना को अगर पहले लेके आते तो कुछ हो सकता था, लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा है, तो वजह आप क्या मान रहे हैं इसकी? वकील भाई, मैं इसमें ये आपको ये कहना चाहूँगा कि सेंटर खुले हैं, एक सेंटर तो मेरे घर के सामने ही है, ठीक है, 2 सेंटर सैलाकुई में है, बिल्कुल, लेकिन वहाँ से आज तक एक भी बच्चा हमें नहीं मिला। वो बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आज दिन तक ये पता नहीं। चलिए, पार्टी प्रवक्ता होने के नाते से अब इस बात को आप खुद ही बयान कर दीजिएगा कि वो क्या कर रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता, वो सिर्फ एक आईवाश हो रहा है, वो सिर्फ हमारे युवाओं के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है। और जो हमारा युवा, जिसको जो है समय के ऊपर रोजगार मिलना चाहिए, समय के ऊपर उसको हर उसकी जो बेसिक नीड्स हैं, जिन्हें मूलभूत सुविधाएं कहते हैं, वो उसे मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही हैं। सिर्फ आंकड़ों में कहा जा रहा है कि जिस वक्त बीजेपी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का जिस टाइम ये घोषणा पत्र हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए हैं और किसको मिले हैं। मैं तो आज भी देखता हूँ कि मेरा युवा आज भी परेशान है। अच्छा, आज ज़्यादातर वाकई ये तो बात आपने भी कही है, हम भी ये चीज़ देखते हैं कि युवा रोज़गार के लिए भटक रहा है जगह जगह, और उत्तराखंड के अंदर तो ख़ास तौर से ये है कि धरने प्रदर्शन युवाओं के ख़ास तौर से होते भी रहते हैं, ज़्यादातर होते रहते हैं। कुछ मामले अतिथि शिक्षकों को भी रहे हैं, कुछ ओपनल वालों को भी रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है ना उन लोगों के साथ, पहाड़ की जनता के साथ, क्या आप एक छलावा मानते हैं, महज एक विकास के नाम पर ये लोग अपना पेट भर रहे हैं, या हकीकत में सच्चाई क्या है? क्योंकि सरकारें इससे पहले कांग्रेस की भी रही है, भाजपा की भी मौजूदा है। नहीं, देखिए, जहाँ कांग्रेस की बात आती है तो कांग्रेस ने, माननीय हरीश रावत जी ने उस वक्त जो एक नारा दिया था, हिटो पहाड़, ठीक, तो उसके ऊपर काम भी हुआ। और उन्होंने टाइम टू टाइम जो है लोकल वहाँ के जितने रोजगार हैं उनको बढ़ाने के लिए टाइम टू टाइम, मेरे हिसाब से कम 10 बार तो मैंने अटेंड करा होगा। उन्होंने इतने अच्छे प्रोग्राम करे जिससे लोकल लोगों को रोजगार मिलने की संभावना ज़्यादा हुई। लेकिन अभी जो है, अभी जो सरकार, अभी ऑलमोस्ट 18 महीने हो चुके हैं, तो 18 महीने को आप लगा के चलिए कि एक सरकार के लिए 18 महीने पूर्ण उस पर
यौवन में है, वो जवान हो चुकी है सरकार। बिल्कुल। तो वो सरकार कहीं ना कहीं जो काम करने चाहिए वो नहीं हो पा रहा। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि हम ये करेंगे, वो होगा कब, अब ये कोई घोषणा नहीं हुई अभी। अच्छा, आप पार्टी प्रवक्ता हैं और पहाड़ को भी आपने कुछ ना कुछ तो नज़दीक से देखा ही होगा। मैं पीछे से पहाड़ से ही हूं, तो मैंने हाँ, बहुत नज़दीक से देखा होगा। लोकल क्षेत्र को भी आप देखते ही रहते हैं। तो जिस तरीके से घोषणाएं लगातार होती रहती हैं, वो विकास के नाम, वो चाहे पर्यटन के नाम की ले लीजिएगा, रोज़गार के नाम पर आप ले लीजिएगा, शिक्षा को ले लीजिएगा, क्योंकि शिक्षा का बाजारीकरण भी यहाँ पर उरूज पर है, सब कुछ है। किताबें जो है ना, एनसीईआरटी का भी जो है ना एक दावा किया गया था, लेकिन आज भी स्कूलों के अंदर वही एक दबाव बनाया जा रहा है कि हाँ, वो खुद अपनी ही के नाम किताबें लागू करने के लिए लगातार जो है ना स्कूल से दबाव बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या महज एक दिखावा है कि घोषणाएं हो जाती हैं और पहाड़ का आदमी विकास को आज भी तरस रहा है? सच्चाई क्या है? बिल्कुल वकील भाई, आपका जो एक क्वेश्चन है ये बड़ा दर्द भरा क्वेश्चन है, और कहीं ना कहीं इसमें दर्द छलकता है। और दर्द ये है कि हम कहीं ना कहीं अपने जो स्वार्थ हैं उन्हें सिद्ध करते रहते हैं, और जिस चीज़ के लिए जनता ने हमें चुना है वो नहीं हो पा रहा है। पहाड़ की जो अगर आप स्थिति देखें, मैं तो खुद अगर मैं बात करता हूँ आपको कि कुमाऊं का क्षेत्र मैंने काफ़ी घूमा। मैं पिथौरागढ़ गया, तो मैं जो है उसके बाद रानीखेत गया, तो मैंने वो सब एरिया देखे हैं। पिथौरागढ़ में बिल्कुल एक्सट्रीम तक गया मैं, मुझे 7 या 8 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ा। तो वो कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम आज भी, अगर जो हमारा पहाड़ है, जो हमारा पहाड़ क्षेत्र है, वो कम से कम आज भी अन्य प्रांतों से, इवन कि मैं कहूँ कि देहरादून और उधम सिंह नगर का कुछ पार्ट ले लीजिए और हरिद्वार को ले लीजिए, तो उससे भी 50 साल पिछड़े हम लोग चल रहे हैं। तो वो सरकार जो है उसके लिए एक स्पेशल पॉलिसी आनी चाहिए, स्पेशल एक उसके लिए ड्राफ्ट होना चाहिए, स्पेशल उसके लिए एक विंग बनना चाहिए, जिसका मकसद ही सिर्फ पहाड़ों को डेवलप करना हो, ताकि जो हमारे गांव वहाँ पे खाली हो रहे हैं, जो नौजवान वहाँ से हमारे वापस आ जाते हैं, बुजुर्ग लोग वहाँ पे रह जाते हैं। मतलब पीछे मैं एक दिन अखबार पढ़ रहा था, मुझे उसमें बड़ा अजीब लगा कि एक गाँव में सिर्फ एक आदमी था, उसने भी पलायन कर लिया। तो बताओ उस गाँव की क्या स्थिति होगी। अच्छा, अगर हम बात करें, पड़ोसी राज्य है हमारा जी, हिमाचल, दोनों की भौगोलिक स्थिति लगभग सेम है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर आज विकास की स्थिति या विकास की दर को देखा जाए, वो कहीं हमसे कहीं पायदान आगे जाके हैं। नहीं, ये क्वेश्चन आपका ठीक है, लेकिन वो बना भी हमारे से बहुत पहले है। 1971 में हिमाचल जो बन गया था, तो लेकिन हमें बने तो, लेकिन अभी भी जो है ना, यानी 18 साल हो गए हैं। 18 साल का अरसा कम नहीं होता। 18 साल में जो ग्रोथ एक स्टेट को मिलनी चाहिए थी, वो ग्रोथ नहीं मिली है। चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो, हमारी सरकार रही हो या भाजपा की सरकार रही हो, तो वो जो ग्रोथ स्टेट को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। इंडस्ट्री का बेनिफिट जो स्टेट को उठाना चाहिए था वो नहीं था। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय तिवारी जी को, जिन्होंने जो है, जिनको मैं विकास पुरुष, उद्योग पुरुष भी कहूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। उनका जो एक विजन था कि काश 2007 में दोबारा कांग्रेस की सरकार रिपीट हो जाती, तो शायद आज उत्तराखंड का जो एक मानचित्र अलग किस्म का। अच्छा चौधरी साहब, एक सवाल ये है हमारा, आप आज के दौर के अंदर राजनीति की परिभाषा बदल गई है या राजनेता बदल गए हैं? क्योंकि पलायन लगातार जारी है, और पलायन होने के साथ साथ जितनी देहरादून की आसपास की नदियों के ऊपर जो मलिन बस्तियों पर एक तलवार लटकी हुई है, उसको लेकर कांग्रेस क्या कहती है? देखिए, सबसे पहले तो ये बड़ा जो नदियों के किनारे जितनी भी मलिन बस्तियां हैं, वो एक खुद ही अपने आप में वो बेचारे खतरे में रहते हैं हर वक्त। ठीक है। कब नदी का पानी बढ़ जाए, कभी रिस्पना में आप सुनते हैं, कभी बिंदाल में भी आपने सुना। मैं भी पीछे देख रहा था, जो पहली बारिश पड़ी तो दीपनगर एरिया जो है 6-6 फुट, 4-4, 5-5 फुट पानी में था। तो पहले तो हम लोग खुद ही कहीं ना कहीं, चाहे वो शासन है प्रशासन है, कहीं हम ही लोगों की कमी होती है कि वो लोग अपना घर वहाँ पे बना लेते हैं, और बाद में फिर जब वो बारिश आती है, बाढ़ आती है, तो फिर वहाँ से उजड़ते हैं। फिर उनके लिए कुछ ना कुछ हमें करना पड़ता है। तो अगर हम पहले से ही इसको प्लान करके चलें, कंट्रोल करके चलें, तो शायद ये दिन अपने को देखना ना मिले। लेकिन पहले से जो है ना, माइंड मेकअप कोई सी भी पार्टी हो जो है ना चौधरी साहब, ये रहता है कि ये हमारी राजनीतिक फसल है, हमें यहाँ से राजनीतिक वो जो है ना हमारा करियर बनेगा। यहाँ से उनको सारी सुविधाएं दे दी जाती हैं, बिजली, पानी, सड़क भी नाम मात्र की दे दी जाती है, राशन कार्ड भी बना दिए जाते हैं। लेकिन जब उनके ऊपर मुसीबत आती है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये मलिन बस्ती एक बहुत ज़बरदस्त जो है ना उग्र रूप यहाँ के लोग धारण कर लें। देखिए, ये बड़ा एक ज्वलंत मुद्दा है। इसमें कहीं ना कहीं देखिए, वोट तो है, वोट तो सभी सरकारें जो है इस काम को करती हैं, ठीक है, वोट तो चाहिए उनको, क्योंकि अगर वो
मैंडेट लेना है तो वोट चाहिए, बिल्कुल। लेकिन वोट की जो कॉस्ट है आदमी की जान नहीं होनी चाहिए। मैं तो एक एज ए इंडिविजुअल ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो या कोई अन्य सरकार हो कहीं पे। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि एक ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है उसका जो एक लिविंग स्टैंडर्ड है, वो लिविंग स्टैंडर्ड जो है उस हिसाब से इम्प्रूव करे ताकि उसको उस जगह रहने की जरूरत ना पड़े। अच्छा, पिछली सरकारों ने उन लोगों को बचाने की भी कोशिश की गई थी, सिर्फ इस बात को लेकर कि जो है ना पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस बात को लेकर अपनी इच्छा जताई थी कि जो इस तरीके के लोग हैं उनको ऐसी जगह पर बसा दिया जाए, बाद में उनको रेगुलाइज भी कर दिया जाएगा, जिसको लेकर एक समिति का गठन भी हुआ जिसके अध्यक्ष राजकुमार विधायक जी भी थे। तो वो सब चीज़ें अभी तक जो है ना परवान ना चढ़ना, क्योंकि सरकार आपकी भी रही है और आगे संघर्ष का दौर तो अब भी है, तो आगे किस तरीके से उनका मुस्तकबिल देख रही है कांग्रेस? देखिए, अगर कोई भी अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग कर ले तो ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। मैं इसका उदाहरण दूंगा आपको दिल्ली। बिल्कुल। 1984 से मैं दिल्ली में था, दिल्ली देख रहा था। तो 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई तो उसके बाद जो है वहाँ की सरकारों ने मिलकर जितनी झुग्गी झोपड़ियाँ थी उन लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड सुधारना स्टार्ट करा। तो वो झुग्गी झोपड़ी उठा के पहले उनको 25 गज के प्लॉट दिए, फिर उनको 12.5 गज के प्लॉट दिए। तो आज अगर हम दिल्ली की अगर बात करते हैं, दिल्ली की जो सरकारें हैं उनकी जो विल पावर रही है, चाहे अपनी, मैं उसका भी श्रेय अपनी सरकार को देना चाहूँगा, श्रीमती शीला दीक्षित जी को, कि उनका जो विजन था, उनका जो एक डायनेमिक विजन था, उससे दिल्ली आज जो है वर्ल्ड के जो है 10 शहरों में मानी जाती है। उसका रीजन यही था कि आज दिल्ली को दिल्ली बनाया तो शीला दीक्षित ने बनाया और कांग्रेस ने बनाया। वो विजन बाकी सरकारों के पास नहीं है। बाकी सरकारों का मकसद सिर्फ क्या है, अपनी कुर्सी हासिल करना है, कुर्सी पे बैठना है, 5 साल शासन करना है, जनता को दुखी करना है, उसके बाद फिर 5, 7, 10 साल के लिए गायब हो जाना है, फिर नया कोई मुद्दा लेके आना है, जनता भोली भाली होती है, छलना है उसे, फिर उसके बाद फिर उसको बैठ जाना है। तो मेरा ये कहना है कि चाहे वो कोई भी सरकार हो, एक ऐसा एक मास्टर प्लान तैयार करे जिसके अंदर जो है ये झुग्गी झोपड़ी होगी या गरीब लोग हो गए या जो कुछ फुटपाथ के ऊपर लोग रहते हैं, तो इन लोगों का जो है लिविंग स्टैंडर्ड, यानी कि संविधान ने जो अधिकार उनको दिए हैं उनको बेसिक है वो फुलफिल होनी चाहिए। चलिए, आखिरी सवाल आपसे अब ये है कि आगे चुनाव भी आने वाले हैं, निकाय के भी चुनाव है, लोकसभा के भी चुनाव हैं, और कांग्रेस इतना बड़ा परिवार है, कहीं ना कहीं आपसी जो है ना मनमुटाव भी होते रहते हैं, अब भी लगातार जो है ना चलते ही रहते हैं। अगर यही सब कुछ रहा तो कैसे आप टक्कर? देखिए, मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। ठीक है। और कांग्रेस एक बड़ा परिवार है, जो वट के वृक्ष की तरह है ये। कुछ लोग नाराज होते हैं, ऐसा नहीं है। हम परिवार में भी अगर 5 भाई हैं तो पांचों के पांचों हो सकता है कि हम कहीं ना कहीं इत्तेफाक ना हो हमारा किसी चीज़ को लेके, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो है पूरा संगठन जो है माननीय अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और अपनी 5 की 5 जो है हमारी लोकसभा की सीटें जो है वो हम इस बारी पूर्ण उससे अच्छे बहुमत के साथ जीत के लेके आएंगे। अच्छा, मौजूदा हालात के अंदर हरीश रावत जी के तूफानी दौरे चल रहे हैं, जैसे प्रदेश के हालात बन रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं बरसात आ रही है, तो ऐसे में क्या जो है ना खाली हरीश रावत ही नैया पार लगाएंगे या सब लगाएंगे? नहीं है, वो बहुत सीनियर लीडर हैं, मैं उनको ये नहीं कह सकता कि वो मेरे स्टेट के लीडर हैं, वो तो पूरे एक नेशन के लीडर हैं हमारे। ठीक है। और उनकी जो एक डायनेमिक विजन है और उनकी एक डायनेमिक जो पर्सनैलिटी है, हम सब उससे फायदा उठा रहे हैं और सभी को उससे फायदा उठाना चाहिए। और वही इसलिए उनको, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो हम लोग सारे उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं और हम उनके सभी साथ में हैं। पूरा कांग्रेस संगठन जितना भी है वो सारा उनके साथ में है। चलिए, 2019 की तैयारियां क्या क्या हैं और उम्मीद क्या जता रहे हैं आप? देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि 2019 में हम लोग जो है, अगर हम प्रदेश की बात करें तो 5 की 5 लोकसभा सीटें हम जीत रहे हैं, और अगर हम देश की बात करें तो हमारी जो है सरकार जो है पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार जो है आ रही है। लेकिन मौजूदा हालात को जिस तरीके से कन्वर्ट किया जा रहा है, खाली पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर ही जो है ना एक मीडिया भी फोकस कर रहा है, और तो उस नज़रिए को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि जो है ना राजनीति का स्टंट ही बदलता जा रहा है? देखिए, अब राजनीति वो वाली राजनीति तो नहीं रही, कहीं ना कहीं इसमें भी प्रोफेशनल हो गया है। ठीक है। लोग प्रोफेशनल हो गए हैं, तो थोड़ा बहुत तो 19-21 से रहता ही है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि राजनीति जो है एक राजनीति है और राजनीति के बिना देश की तरक्की नहीं है। अच्छा, कांग्रेस जो अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी या अभी तक किया है तो उस पर अमल हुआ है? बिल्कुल हुआ है, आपके सामने है। मैंने आपको पहले ही बोला कि हमारे जितने घोषणा पत्र थे, मैं ये नहीं कह सकता कि हम 100% अचीव कर सकते हैं, क्योंकि 100% तो कोई भी, बट हमें अपना ये संतुष्टि है कि अगर हमने 100% डिक्लेयर करा है तो हमसे 88% से 90% के बीच में जो हमारी टारगेट्स जो थे वो अचीव हुए हैं। तो उम्मीद है कि 2019 आपका होगा? बिल्कुल, 2019 में हमारी सरकार आएगी। और आपको पता है ना कि लोग कैसे त्रस्त हो चुके हैं, सिर्फ खोखली बातों से या वादों से कुछ नहीं हो सकता।
लोगों को तो काम चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जो है ना चौधरी साहब आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। चलिए ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ थे चौधरी लतीफ़ साहब, कांग्रेस प्रवक्ता, जिनका साफ तौर से कहना है कि 2019 आगे आने वाले वक्त में उन्हीं का होगा, क्योंकि मौजूदा सरकार जिस तरीके से अपने घोषणा पत्र में बड़े बड़े दावे करती हैं, धरातल पर कुछ नहीं उतर पाता। हालांकि कांग्रेस ने जो भी दावे किए या जो वादे किए उनको हमेशा से पूरा किया है, और आगे आने वाला वक्त इन्होंने दावा किया है कि वो कांग्रेस का होगा। ख़ास मुलाकात में आज मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।